Hello and welcome to all. Today we will talk about another 5 questions of environment and ecology. All these questions are from prelims PYQs. As you can see, some of these were asked in 2018 and from here we will start with 2019 questions. Today we will talk about momentum for change, climate neutral now, Pakhui Wildlife Sanctuary, habitat rights, प्लांट डिजीज कैसे स्प्रेड होते हैं, नेशनल पार्क्स। अगर आप ये सब जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते, इस वीडियो में एक सिंपल वे में इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। साथ के साथ आप अपना MCQ सोल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी मदद करेगा PYQ को सोल्व करने की, साथ के साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करने की स्किल डेवलप करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को ट्रेस करने में जो PYQ से पूछे गए हैं और वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं। ये इससे आपकी ये मदद मिलेगी कि आप ये जान पाएंगे किसी टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, जिससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व हो सकें। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो UPSC हर साल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली PYQ के कीवर्ड के बेसिस पे हर सब्जेक्ट एरिया से पूछती है। ये क्वेश्चन अगर आप ठीक सोल्व करते हैं तो आपको काफ़ी लीड मिल जाएगी पेपर को सोल्व करते टाइम रियल एग्ज़ाम में। फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। Momentum for Change Climate Neutral Now is an initiative launched by A. The Intergovernmental Panel on Climate Change, B. The UNEP Secretariat, C. The UNFCCC Secretariat, D. The World Meteorological Organization। मतलब जो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव है, ये इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए क्वेश्चन के बारे में, क्या आपने कहीं पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो लिंक करने की कोशिश कीजिए कि भाई ऐसी चीज़ कौन से इंस्टीट्यूशन से लिंक हो सकती है, और एक इंटेलिजेंट गैस कीजिए अगर आपको नहीं भी पता है तो। एटलीस्ट ट्राई टू सोल्व इट, देन मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन पार्ट। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी UNFCC जो सेक्रेटरीट है, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, इसका जो सेक्रेटरीट है उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको UNFCC की फुल फॉर्म पता है कि भाई क्लाइमेट चेंज, और ये भी क्लाइमेट से रिलेटेड इनिशिएटिव है, तो आप कुछ लेवल तक चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये क्या है? ये एक इनिशिएटिव है। किसने लॉन्च किया? UNFCC के सेक्रेटेरिएट ने। क्यों? ताकि कार्बन न्यूट्रल या फिर क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड को अचीव किया जा सके, ऐसी सिचुएशंस को बनाया जा सके। कब तक? 2050 तक। कब लॉन्च किया गया? 2015 में लॉन्च किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी नॉन पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे सब नेशनल गवर्नमेंट्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया जाए क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड अचीव करने की ओर, उनकी एफर्ट्स को यूटिलाइज किया जाए। अब क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड क्या है, या फिर कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड क्या है? ऐसी सिचुएशन जो बैलेंस की सिचुएशन हो। किस चीज़ के बीच में बैलेंस? जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट की जा रही हैं अलग अलग सोर्सेज से, उतनी ही एनवायरनमेंट से रिमूव भी की जा रही हो। मतलब जितना एक टाइप से क्लाइमेट चेंज में जो भी गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक इक्वल लेवल पे बैलेंस स्टेज पे पहुंच पाए, उसको क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बोलेंगे।
सेकंड जो चीज़ आती है वो है यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट क्या है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, किसकी, यूएनएफसीसी की। कहाँ पे लोकेटेड है, बॉन जर्मनी में लोकेटेड है। कब इसको बनाया गया, 1992 में। क्यों बनाया गया, ताकि जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है क्लाइमेट चेंज के लिए उसमें मदद मिल सके। इसके हेड जो हैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होते हैं, जिनको अपॉइंट करते हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल। मेन काम क्या है इसका, इसका मेन काम है जो भी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस हैं उनको फैसिलिटेट करना, उसमें मदद करना, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करना। किस चीज़ के लिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टडी करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए। इट ऑल्सो मेंटेन्स रजिस्ट्री, किस बात के लिए, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं उनके लिए। देन अगर आप यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर 12 क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर चुके हैं। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, यू कैन विजिट एंड वॉच। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएनईपी सेक्रेटेरिएट। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है किसकी, जो यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट का प्रोग्राम है उसकी। कहाँ पे ये लोकेटेड है, नायरोबी केन्या में। इसको कौन हेड करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनको सेम यूएनएफसीसी के सेक्रेटरीट की तरह सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन अपॉइंट करते हैं। क्या मेन फंक्शन है इस सचिवालय का, इसका मेन फंक्शन ये है कि जो भी यूएनईपी गवर्निंग बॉडी है उनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना और टेक्निकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करना, किसको, जो यूएनईपी के अलग अलग प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उनको। साथ के साथ सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में एक कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की सिचुएशन को फैसिलिटेट करना। इसके बारे में भी ऑलरेडी बात हो चुकी है लेक्चर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 में, जो यूएनईपी है यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आईपीसीसी के बारे में, नॉट ट्रिपल सी बट डबल सी ओनली। ये क्या है, ये इंटरगवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज के लिए। साइंटिफिक बॉडी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया, किसके अंडर में, यूएन के अंडर में। क्यों, ताकि क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो भी साइंटिफिक रीजनिंग है, यानी भाई साइंस के पर्सपेक्टिव से क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके क्या कारण हैं, उनके क्या इम्पैक्ट होंगे, उन सभी इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए, उन सभी कारणों को टैकल करने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा सकती हैं। देन इसको सेटअप किया गया 1988 में WMO एंड UNEP के द्वारा, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके लोगों में भी ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड हैं। इसका जो सेक्रेटरीट है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको 195 मेंबर्स गवर्न करते हैं। देन नोबेल प्राइज़ भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया 2017 में। किस बात के लिए, क्योंकि इसने जो क्लाइमेट चेंज की समझ है दुनिया में उसको बढ़ाने में, उसको और गहरा करने में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। 3 टाइप की ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। एक है असेसमेंट रिपोर्ट। असेसमेंट रिपोर्ट का मतलब ये है कि भाई जो भी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक लिटरेचर या फिर नॉलेज है उसका रिव्यू करना पीरियोडिक। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नई रिसर्च करना, जो भी एग्जिस्टिंग रिसर्च है साइंस के पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसको रिव्यू करना और उसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करना। देन स्पेशल रिपोर्ट्स ये पब्लिश करती है, उनमें क्या है कि भाई इन डेप्थ एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा इस बात के लिए, जो भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसके ऊपर पूरा मतलब एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री SR 1.5 भी इसको बोलते हैं, 2018 में पब्लिश की गई। आफ्टर दैट देर इज सिंथेसिस रिपोर्ट, जिसमें दोनों पहले वाली रिपोर्ट्स को
इंटीग्रेट करके एक समरी इनकी प्रोवाइड की जाती है। जो जो इनमें देखने को मिला, सीखने को मिला, उनकी एक समराइज्ड वर्जन सिंथेसिस रिपोर्ट के रूप में आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 वर्किंग ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला वर्किंग ग्रुप है जिसका काम ये है कि भाई क्लाइमेट चेंज का फिजिकल साइंस के बेसिस से जो रीजंस हैं उनको एसेस करना। सेकंड वर्किंग ग्रुप का काम है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट हैं और एडेप्टेशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जा सकती हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं, उनको एक्सप्लोर करना। फाइनली जो थर्ड ग्रुप है उसका काम है मिटिगेशन ऑफ ऑप्शंस को एसेस करना, उनके बारे में सजेशंस, रिकमेंडेशंस देना। आफ्टर दैट एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, दैट इज WMO, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी? UN की। कब सेटअप किया गया? 1950 में। क्यों? ताकि जो मीटियोरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड जो भी एरियाज हैं, यानी मौसम विज्ञान से संबंधित, वेदर क्लाइमेट से संबंधित, उनके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये ओरिजिनेट हुई IMO यानी जो इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी से इसका ओरिजिन ट्रेस किया जा सकता है। मेन काम क्या है इस संस्था का? इसका काम ये है कि भाई जो भी फ्री और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज है, और किस चीज़ का एक्सचेंज? डाटा और इन्फॉर्मेशन का। किस बात से रिलेटेड? मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस का जो भी डाटा है, उनके बीच में जो भी डाटा का एक्सचेंज होता है मौसम विज्ञान से संबंधित, उसको ईजिली, फ्री, अनरेस्ट्रिक्टेड वे में उसका फ्लो इंश्योर करना। जो भी मेंबर स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं। सेकंड जो है, कोलैबोरेट करना किसके साथ? जो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, रिसोर्स मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अलग अलग कंट्रीज़ में जो मेंबर स्टेट्स में इन चीज़ों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना, कोऑपरेट करना। फाइनली जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है वो इन मेंबर्स स्टेट से ही बनी होती है। वो 4 साल में एक बार मिलती है अपनी पॉलिसीज़ और प्रायोरिटीज़ सेट करने के लिए। दिस इज़ द लोगो ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? यानी जो पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? A अरुणाचल प्रदेश, B मणिपुर, C मेघालय, D नागालैंड। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज A अरुणाचल प्रदेश। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पे। इसका एरिया 862 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बेसिक जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि भाई साइज क्या है इसका। एस्टिमेट, ये इसको एस्टेब्लिश किया गया 1966 में। आप मैप पे देख सकते हैं, इट इज़ लोकेटेड हेयर एंड दिस इज द बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल नीचे की तरफ लोकेटेड है, आसाम की साइड में। ये आसाम, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। इसको प्रोटेक्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है, स्टेट डिपार्टमेंट जो है अरुणाचल प्रदेश का, उसके द्वारा। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी इसको मिला 2016 में। किस बात के लिए? जो हॉर्नबिल की थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करने के लिए। दिस इज द इमेज ऑफ हॉर्नबिल। इसके कंजर्वेशन के लिए इसको बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला। मेन रिवर्स यहाँ कौन सी हैं? बरेली या फिर कामेंग रिवर और पक्के रिवर। मेन फ्लोरा यहाँ आपको देखने को मिलेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। फोना के रूप में आप यहाँ बंगाल टाइगर, लियोपर्ड, एशियाटिक जैकल, हॉर्नबिल,
बार्किंग डियर, मकाऊ एंड फ्लाइंग स्क्वेरल को भी देख सकते हैं। After that, consider the following statements. Number one, the definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Rights Act 2006. ये जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उनकी डेफिनेशन इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट की गई है या इनकॉर्पोरेटेड है। सेकंड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगाज या फिर बैगा हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स। थर्ड स्टेटमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो भी प्रिमिटिव और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके हैबिटेट राइट्स कौन डिसाइड करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सी ठीक और कौन सी गलत है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ये वही जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में। बैगा को हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं फर्स्ट टाइम। थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज यूनियन मिनिस्ट्री नहीं, स्टेट मिनिस्ट्री और जो बेसिक लेवल पे ग्राम सभा है इनका मेन रोल रहता है ये राइट्स, हैबिटेट राइट्स डिसाइड करने के लिए। किन के लिए? जो प्रिमिटिव और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट में डिफाइंड हैं। दीज आर ऑल्सो, दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एक्ट 2006। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से मतलब ये है कि वो एरिया इसका नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जहाँ पे जो भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं सबके मतलब सबको कोई भी राइट नहीं दिया जाता, इसलिए क्योंकि जो कंजर्वेशन है उस एरिया का वो अच्छे से इफेक्टिव वे में किया जा सके। मान लीजिए नेशनल पार्क है, इसका कुछ एरिया क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए मतलब इम्पोर्टेंट डिक्लेयर किया जाता है और इस एरिया में किसी को भी मतलब किसी टाइप के हैबिटेट राइट्स नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि ये एरिया कंजर्वेशन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस बात को डिसाइड करने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम सभा के पास होती है। हैबिटेट राइट से मतलब क्या है? हैबिटेट राइट का मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल या कम्युनिटीज़ हैं उनको ये परमिशन दी जाए, ये राइट या हक दिया जाए कि भाई वो उन रिसोर्सेज को फॉरेस्ट के या नेशनल पार्क के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें और यूटिलाइज कर सकें। किस बात के लिए? अपनी लिवलीहुड के लिए, कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए और सस्टेनेंस के लिए। फॉर एग्जांपल लैंड राइट्स हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक्सेस है, कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट्स हैं, ये सब राइट्स हैबिटेट राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। बैगा जो कम्युनिटी है इसको भी ये राइट्स दिए गए हैं। ये कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब है, सेंट्रल इंडिया में मेनली ये पाई जाती हैं, खासकर जो स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इन एरियाज में ये पाई जाती है। आफ्टर दैट इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में डिटेल से बात की है। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन आई बटन, यू कैन visit and watch it again if you haven't. Moving to the next question, consider the following: birds, dust blowing, rain, wind blowing. Which of the above spread plant diseases? यानी इनमें से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटी प्लांट डिजीज को स्प्रेड करती है, फैलाती है? A 1 and 3 only, 3 and 4 only, 1 2 and 4 only, 1 2 3 and 4। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी आप यूज कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। ये जो प्लांट डिजीज हैं उनको फैलाने में ये सभी एक्टिविटी
कंट्रीब्यूट करती है। प्लांट डिजीज़ वेरियस टाइप के होते हैं, कुछ फंगल हैं, कुछ बैक्टीरियल है, कुछ वायरल हैं। ये सभी स्प्रेड किए जाते हैं बर्ड्स, डस्ट, विंड, रेन वाटर, कंटेमिनेटेड सॉइल या फिर कंटेमिनेटेड सीड, इंसेक्ट्स वगैरह के द्वारा। इनके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट किए जा सकते हैं कि भाई क्रॉप का रोटेशन किया जाए, जो भी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं क्रॉप्स की, प्लांट्स की, वो ग्रो की जाए, टाइम पे अच्छे से वाटरिंग की जाए, सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए, और जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी अच्छे से रिमूव किया जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone? टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन को अगर आपने अब से पहले के PYQs, ये 2019 में पूछा गया, यानी आपने 2013 से 18 तक के PYQs अच्छे से एनालिसिस कर रखे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली, अगर आपको नहीं भी पता है तो ईजिली अच्छे से गैस कर पाएंगे। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ABCD ये कौन कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड हैं। उसी के बेस पे आप ये आइडिया लगा लोगे कि कौन सा टेम्परेट अल्पाइन जोन में है। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज D, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। इन सभी नेशनल पार्क्स के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसके लिए आप एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 विजिट कर सकते हैं। आई बटन में जो लिंक दिया हुआ उसको। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, इनको भी ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। मानस नेशनल पार्क आसाम में है, इसके बारे में डिटेल से बात नहीं हुई थी, लेकिन एक क्वेश्चन में एनवायरनमेंट का लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ हम पिग्मी हॉग के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ इसका जिक्र थोड़ा सा आया था। इतना आया था कि भाई ये आसाम में है। दैट इज़ इनफ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम ये सभी एक जोन में हैं, एक एरिया में है। उत्तराखंड बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, अलग एरिया है। उस बेसिस पे आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वेदर है, वो क्वाइट सिमिलर मिलेगा इन कंपैरिजन टू उत्तराखंड। तो जो ओड है उसको आप पिक कर लीजिए, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। मानस नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। ये एक नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर भी, उसका भी, टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है, एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है, साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये काफ़ी कुछ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। ये ईस्टर्न हिमालयाज की फुट हिल्स में लोकेटेड है, आसाम स्टेट में। यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द आसाम स्टेट। एंड यहाँ जो मेन रिवर है वो मानस रिवर है। मेन फोना यहाँ आपको देखने को मिलेगा आसाम रूफ्ड टर्टल, स्पीड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, एशियाटिक बुफेलो या फिर उसको वाइल्ड वाटर बुफेलो भी बोलते हैं। फ्लोरा के रूप में यहाँ आपको ब्रह्मपुत्रा वैली, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।